and ESE Electronics and Electrical Engineering exam may be tough. The syllabus may be vast. But with the right guidance, strategies, in-depth topic-wise analysis, and structured course material, you can crack it. Crack civil engineering for GATE and ESE with Unacademy's dream team of top educators. Get started. The GATE and ESE Electronics and Electrical Engineering exam may be tough. The syllabus may be vast. But with the right guidance, strategies, in-depth topic-wise analysis, and structured course material, you can crack it. Crack civil engineering for GATE and ESE with Unacademy's dream team of top educators. Good evening everyone. Now I think voice is clear. So welcome to Unacademy, India's largest e-learning platform. So after long time we are meeting. Yes, after 3 days actually. अब तो 3 दिन भी बहुत ज़्यादा लगता है और एडवांस कम्युनिकेशन के हिसाब से सोचे तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हो गया है, बट मैं तेजस बैच में कंटिन्यू कर रहा था. ठीक है, तो एक बार सभी लोग कंफर्म कर देंगे कि वॉइस वगैरह क्लियर है कि नहीं है. तो फिर हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. जैसा कि आप देख पा रहे हो कि हम लोग का जो टॉपिक है दैट इज ए माइक्रोवेव कम्युनिकेशन. सो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं माइक्रोवेव कम्युनिकेशन. ओके, सो नाउ वॉइस इज क्लियर. तो ये जो माइक्रोवेव कम्युनिकेशन है पहले एक प्रॉपर सब्जेक्ट हुआ करता था सेपरेटली इन ESE, बट नाउ इट हैज बीन चेंज्ड एंड नाउ जो सिर्फ और सिर्फ आपका जो पार्ट है वो माइक्रोवेव कम्युनिकेशन का वेव प्रोपोगेशन वाला जो पार्ट है वही आपके सिलेबस में है, जिसमें हम लोग स्काई वेव प्रोपोगेशन की बात करते हैं, सरफेस वेव प्रोपोगेशन की बात करते हैं, ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन की बात करते हैं. ठीक है, और डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हम लोग यूज करेंगे, लाइक स्किप डिस्टेंस यूज करेंगे, मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी यूज करेंगे, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे. तो अब जो है वो काफी थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू हो गया है. पहले इसका काफी एक अच्छा न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू होता था और उसमें बहुत सारे डिफरेंट हम लोग टॉपिक्स पढ़ते थे, जैसे क्लिस्ट्रॉन एम्पलीफायर वगैरह पढ़ते थे, है ना, TWT पढ़ते थे, फिर उसके बाद मैग्नेट्रॉन पढ़ते थे, और इन सभी का बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट और बहुत ही डिटेल वे में हम लोगों का स्टडी हुआ करता था, जिसमें हम लोग टी जंक्शन वगैरह भी पढ़ते थे. तो अब ये सारा हम लोगों का सिलेबस का पार्ट नहीं है. ओनली द पार्ट विच इज नाउ इन सिलेबस इज वेव प्रोपोगेशन, और दैट इज ग्राउंड वेव, स्काई वेव एंड स्पेस वेव, सरफेस वेव एटसेट्रा. ठीक है, तो आप ये चीज ध्यान रखो कि अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखोगे तो प्रीवियस ईयर में आपको डिफरेंट चैप्टर्स के भी क्वेश्चंस मिलेंगे.
तो उन सारी चीजों को आपको नहीं पढ़ना है, ये याद रखना। लास्ट के 4-5 ईयर्स जब से सिलेबस चेंज हुआ है उसके बाद से अगर हम लोग देख रहे हैं सिलेबस में, तो माइक्रोवेव का सिर्फ ये वेव प्रोपोगेशन वाले पार्ट से ही क्वेश्चन आना चालू हुआ है। तो आप अब उस चीज को बिल्कुल छोड़ सकते हो, कोई जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की, क्योंकि वो आपको काम नहीं आएगा इन ईएसई। हाँ, एच प्लेन टी, ई प्लेन टी, ये सब चीजें अब नहीं है। देयर इज नो सेपरेट टेलीग्राम ग्रुप, बट यू आर हैविंग माई टेलीग्राम ग्रुप, सो दैट you can join if you want to have some query, and if you want to have the PDF of the lectures, then you can join, and also join the Kreatryx GATE EE. हाँ, एडवांस की क्लासेस अभी रेगुलर होगी। माइक्रोवेव कम्युनिकेशन तो अभी रेगुलर होगा। माइक्रोवेव कम्युनिकेशन ज़्यादा नहीं है, 3 से 4 दिन का माइक्रोवेव कम्युनिकेशन है, और उसके बाद हम लोग सैटेलाइट कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, तो वो भी आपका 3 to 4 डेज का है। तो मैक्सिमम हम लोगों का 1 वीक में मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन कवर हो जाएगा। उसके बाद बचेगा सेलुलर कम्युनिकेशन और कंप्यूटर नेटवर्क वाला पार्ट, फिर उसको मैं करवाऊंगा। ठीक है, तो मोस्टली हम लोग ये मान के चलते हैं कि इस मंथ तक, मैक्सिमम इस मंथ तक हम लोगों का एडवांस कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और इसरो में आपका माइक्रोवेव में टी जंक्शन वगैरह से क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन अब आप उसको बहुत ज्यादा डेप्थ में पढ़ नहीं सकते अभी, क्योंकि या तो आपको खुद से सेल्फ स्टडी करके पढ़ना होगा। ठीक है, तो अगर आप ईएसई और इसरो की साइमल्टेनियसली प्रिपरेशन कर रहे हो तो देयर इज नो नीड ऑफ गोइंग इनटू द डेप्थ ऑफ माइक्रोवेव कम्युनिकेशन, बिकॉज आपके पास इसरो में ऑप्शंस हैं। इसरो में ऑप्शंस इस तरीके से है कि आप दूसरी चीजों को प्रिपेयर कर सकते हो। आपको पूरे 80 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं, है ना, तो 50 क्वेश्चंस, 40 क्वेश्चंस आपको करेक्टली सॉल्व करने हैं। तो आप उस चीज को छोड़ सकते हो, आप वो चीज पढ़ो जिसमें अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, क्योंकि माइक्रोवेव कम्युनिकेशन से जरूरी नहीं है कि आप क्लिस्ट्रॉन पढ़ के जाते हो, एम्पलीफायर पढ़ के जाते हो, या टीडब्ल्यूडी पढ़ के जाते हो, या मैग्नेट्रॉन पढ़ के जाते हो तो उससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। जबकि आपके पास कोई दूसरे ऐसे सब्जेक्ट्स हो सकते हैं इसरो के जिसको आप पढ़ के जाओगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ क्वेश्चन उसमें से आएंगे जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा है। तो अगर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना है तो आप उस फील्ड में जा सकते हो। ठीक है, चलो तो हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं, और जब तक बाकी लोग कनेक्ट हो रहे हैं, लेट मी इंट्रोड्यूस दैट कि आज हम लोग जो पढ़ने वाले माइक्रोवेव कम्युनिकेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं, उसमें कौन कौन से फ्रीक्वेंसी बैंड्स यूज होते हैं वो हम देखने वाले हैं, और कौन कौन से मोड ऑफ प्रोपोगेशन होते हैं उसको कैसे डिफाइन करते हैं, ये सारी चीजें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। So before that, let me introduce myself. This is Saket Verma, and I have done MTech from IIT Guwahati in signal processing, and I have cracked the PSU exams like Airport Authority of India twice, and Bharat Electronics Limited, and also the DRDO in 2007. And GATE and ESE के field में I am having more than 10-year experience, and I have trained already more than 25,000 students in the field of GATE and ESE. अगर आप ऑनलाइन की बात करते हो तो वो 25,000 एक जस्ट नंबर है, उससे कई गुना ज्यादा हो सकता है, बिकॉज वी डोंट नो द लर्नर्स ऑनलाइन, सो इट इज जस्ट अ नंबर। सो सब्जेक्ट आई टेक इज द कम्युनिकेशन सिस्टम, एडवांस कम्युनिकेशन एंड ईएमएफटी। और अगर आप चाहते हो कि ईएमटी और कम्युनिकेशन जैसे बिग सब्जेक्ट में जो कि वास्ट है, और अगर आप डिटेल में उसका एनालिसिस करना चाहते हो, उसको स्कोर करना चाहते हो, अपना कॉन्फिडेंस गेन करना चाहते हो, तो आपको ज्वाइन करना चाहिए अनअकैडमी प्लस, क्योंकि अनअकैडमी प्लस में मैं लेने वाला हूं ईएमटी और कम्युनिकेशन बहुत ही जल्दी। और जब भी मैं वहां से स्टार्ट करूंगा तो आप याद रखिए कि आपके 25 मार्क्स एश्योर होते हैं अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे हो ईएमटी और कम्युनिकेशन के लिए। मैथ्स और एप्टीट्यूड मिला के 28 मार्क्स होता है, लेकिन अगर आप ईएमटी और कम्युनिकेशन को मिला दो तो वो 25 मार्क्स होता है। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप मैथ्स और एप्टी को इतना वेटेज देते हो तो आप ईएमटी और कम्युनिकेशन भी आपका उतना ही वेटेज बनता है, क्योंकि अगर आप इन चारों सब्जेक्ट को मिला दो तो आपके 50 मार्क्स कवर हो जाते हैं, जो कि अपने आप में एक अच्छा स्कोर है अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में हो, और अगर आप 50 मार्क्स लेके आ रहे हो तो दैट इज वेरी वेरी गुड। सो इसीलिए आप ये समझ सकते हो कि कम्युनिकेशन और ईएमटी को आप इग्नोर नहीं कर सकते, और उसको पढ़ने के लिए अगर आप मुझसे पढ़ना चाह रहे हो, है ना, आप चाहते हो कि आपके 25 मार्क्स एश्योर हो, तो आपको ज्वाइन करना चाहिए अनअकैडमी प्लस। और अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करने के लिए आपको यूज करना है कोड साकेट 10। ठीक है, अब आपको मैं प्लस के एडवांटेजेस बताता हूं। अगर आप कंपेयर करोगे इसको यूट्यूब या रिकॉर्डेड लेक्चर से, तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स में आपको ओनली लेक्चर्स मिलेगा और कोई सपोर्ट नहीं मिलता है ना, आपके डाउट्स एज इट इज रह जाते हैं। और यूट्यूब लेक्चर्स में आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स भी मिलता है और क्रैश कोर्स भी मिलता है।
ठीक है। और इन सब के अलावा है ना, मतलब ये सारी चीजें तो आपको मिलती हैं, उसके अलावा आपको क्या मिल जाएगा अनअकैडमी प्लस में, ऑन टाइम क्लासेस मिलेंगी, डेली असाइनमेंट मिलेगा, वीकली क्विजेस मिलेंगे, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होगा, क्वेश्चन बैंक होगा, 2 ऑनगोइंग सब्जेक्ट्स होंगे, एट अ टाइम से 2 ही सब्जेक्ट चलेगा जिससे कोई भी बर्डन नहीं रहेगा, डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, इंटरेक्टिव सेशंस होंगे, लाइव पोल होगा आपके पास, ठीक है, लाइव पोल्स आपको मिल जाएंगे, और जिससे आपका डेली का आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आप अपने आप के रैंकिंग देख सकते हो, जिसमें आपका लीडर बोर्ड जनरेट होता है ना। पर्सनल गाइडेंस आपको मिलेगा एक टॉप एजुकेटर से, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मिलेगा, बहुत सारे लोग जब एक साथ पढ़ते हैं एक प्लेटफॉर्म पे, और बहुत ही स्मूथ है, बिकॉज जैसे ही आप कुछ भी बोलोगे तो इमीडिएटली आपको रिप्लाई मिलता है, क्योंकि यहाँ पे आपका कोई डिले नहीं है, ठीक है। नॉर्मली दूसरे ऐप में अगर आप जाओगे तो आपको डिले मिलेगा, ठीक है, आप क्वेश्चन पूछोगे वो 10, 15, 20 सेकेंड बाद आएगा, तब तक जो एजुकेटर है वो आपका आगे के टॉपिक में निकल चुका होगा, तो आप डाउट इमीडिएटली क्लियर नहीं कर पाते हो, और ये चीज आपको अनअकैडमी में मिलेगी, विदाउट डिले आपका डाउट वहां पे क्लियर होता है, और साथ में डाउट सॉल्विंग सेशंस भी होते हैं, और साथ में डाउट सॉल्विंग बैचेस भी होते हैं, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। और आप अपने पसंद का एजुकेटर चुन सकते हो, अगर आपको कम्युनिकेशन मुझसे पढ़ना है तो आप मुझसे पढ़ सकते हो, अगर आपको कंट्रोल सिस्टम किसी और से पढ़ना है तो आप उससे पढ़ सकते हो, अगर आपको यूएमटी किसी और से पढ़ना है तो आप उससे पढ़ सकते हो, तो आपके ऊपर रहेगा ये कि आप किससे पढ़ना चाहते हो। तो ये बहुत ही ज्यादा एडवांटेज वाली बात है प्लस के प्लेटफॉर्म में कि आपके पास ऑप्शंस हैं। अगर आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हो, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हो और आप चाहते हो कि इंस्ट्रूमेंटेशन से आप पेपर देना चाह रहे हो, तो आप इंस्ट्रूमेंटेशन के सब्जेक्ट को भी एक्सेस कर सकते हो। मतलब अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स का पैकेज सोच के सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो भी आपको इंस्ट्रूमेंटेशन के सब्जेक्ट का एक्सेस मिलेगा, इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट का एक्सेस मिलेगा, जो कि ऑल ओवर द इंडिया आपको कहीं भी नहीं मिलता है, क्योंकि ये अक्रॉस द ब्रांच है, और आपको एक ही अमाउंट में मल्टीपल ब्रांचेस के एक्सेस कोई नहीं देगा अदर देन अनअकैडमी। सो दिस इज द वेरी वेरी गुड एडवांटेज ऑफ हैविंग द प्लस सब्सक्रिप्शन और द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन क्या होगा मैं बताऊंगा आपको। सो देखो, ऑल ब्रांचेस अंडर वन सब्सक्रिप्शन, दैट इज द पॉइंट विच आई वाज टॉकिंग अबाउट। एंड द प्रिपेयर फॉर द मल्टीपल एग्जाम्स, आप गेट के अलावा ईएसई की प्रिपरेशन कर सकते हो। आप जैसे कि बिट्स एचडी में जाते हो, मान लो कि आपका गेट अच्छा नहीं हुआ, फिर भी आप एमटेक करना चाहते हो, और अगर आप बिट्स पिलानी के लिए सोच रहे हो, या बिट्स हैदराबाद के लिए सोच रहे हो, या बिट्स गोवा के लिए सोच रहे हो, तो आपको मशीन या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सब्जेक्ट भी साथ में प्रिपेयर करने पड़ते हैं। तो उस समय आपको जरूरत पड़ेगी कि मशीन के नोट्स की, तो मशीन का नोट्स भी आपको एक सिंगल सब्सक्रिप्शन से ही मिल जाएगा। तो दैट इज व्हाई आई से कि अनअकैडमी जो आपको एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में देगा वो आपको कहीं और मिल नहीं सकता, ठीक है। और सीरियसनेस है, टीचिंग में आपको सीरियसनेस मिलेगा, लर्निंग में आपको सीरियसनेस मिलेगा, डिसिप्लिन मिलेगा, स्ट्रक्चर्ड क्लासेस मिलेंगी, पूरा का पूरा टाइम टेबल एक साथ आपको मिलता है, एडिशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको मिलेगा, और क्लासरूम का एनवायरनमेंट रहेगा। तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ द अनअकैडमी प्लस। एंड अगर मैं आइकॉनिक की बात करता हूं तो यहाँ पे एक पर्सनल कोच आपको मिलेगा। पर्सनल कोच आपको गाइड करता है, पूरे स्टडी को आपको प्लान करके देगा, और टेस्ट एनालिसिस भी आपको मिलता है। जो भी आप टेस्ट देते हो उसमें क्या मिस्टेक्स आप कर रहे हो, वीक पोर्शन, स्ट्रॉन्ग पोर्शन, सबको आपको इसमें आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में मिलेगा, और साथ में स्टडी मटेरियल एक्स्ट्रा मिलेगा आपको, जो कि प्लस से ज्यादा एडवांटेजियस है, ठीक है। तो ये प्लस के बेनिफिट्स हैं जो मैं बताया, उसके अलावा यहाँ पे भी आपके कुछ बेनिफिट्स लिखे हुए हैं, है ना। और इसमें आपका आइकॉनिक का बेनिफिट है कंप्लीटली, जो मैं आपको बता चुका हूँ वो भी, और इसके साथ एक्स्ट्रा, ठीक है। तो ये 1 ईयर, 1.5 ईयर और 2 ईयर का प्रोग्राम है। अगर आप यूज करते हो कोड साकेट 10 तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। और अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में जाते हो, अगर आप यूज करते हो ये कोड साकेट 10 तो आपको 10% का यहाँ पे डिस्काउंट मिलता है। और 24 मंथ में अगर आप जाओगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको 2700 का ईएमआई आप जा सकते हो, है ना। ये नो कॉस्ट ईएमआई होता है, तो ये याद रखना कि आपके ऊपर कोई फाइनेंशियल बर्डन भी नहीं आने वाला है। 2700 पर मंथ आप पे करो, आपका करियर बिल्कुल सेट हो जाएगा, क्योंकि आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज रहेंगे। आप सिर्फ गेट ईएसई के लिए नहीं, आप स्टेट लेवल एग्जाम्स के लिए, आप अपने सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए, सभी में यहाँ से बेनिफिट उठा सकते हो, ठीक है। और ये हमारा जो बैच है 17th मार्च से बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और हमारी पूरी टीम है, दैट इज फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना, गेट 22 के लिए, एंड सिमिलरली फॉर गेट 23 के लिए आपका ये जो बैच है 17th मार्च से स्टार्ट हो रहा है,
ठीक है। सेम आपका इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स के लिए भी आपका बैचेस अवेलेबल हैं। तो चाहे अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हो चाहे इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हो, बिल्कुल इसको छोड़ना नहीं, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी है, जितने जल्दी आप ज्वाइन करोगे उतना ज्यादा आप क्राउड से आगे रहोगे, ठीक है। जितनी जल्दी आप लर्न करोगे, बाकी लोगों को आपको पीछे करने की पॉसिबिलिटी जो होती है वो कम होते जाती है, ठीक है, अगर आप ज्यादा मेहनत करते हो तो। आप जो माइक्रोवेव और कम्युनिकेशन सैटेलाइट, यस, माइक्रोवेव और सैटेलाइट जो मैं पढ़ाऊंगा दैट इज सफिशिएंट, और ऑप्टिकल में भी मैंने जितना पढ़ाया उतना सफिशिएंट है ना। 14 मार्च को अनअकैडमी कॉम्बैट है, स्कॉलरशिप टेस्ट आपके पास, अगर आप अभी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो और उसमें अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप यूज कर सकते हो कोड साकेट 10, और इस अनअकैडमी कॉम्बैट में अगर आप पार्टिसिपेट करते हो तो भी आपको कुछ अच्छे रिवॉर्ड्स मिलेंगे, ठीक है। ये आपके पूरे बेनिफिट्स हैं अनअकैडमी कॉम्बैट के, आप पॉज करके दे सकते हो, और ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका डबल और ईसी का, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये क्या क्या चीजें इसमें आपको मिलेंगी, ठीक है। और ये 14 मार्च को मॉर्निंग 11 o'clock को, यानी कि संडे को। चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना टॉपिक, माइक्रोवेव कम्युनिकेशन क्या होता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये सभी को विजिबल है, एक बार चेक करके मुझे बता देंगे कि सभी को विजिबल है कि नहीं है। ठीक है, तो देखो इंट्रोडक्शन टू माइक्रोवेव। तो माइक्रोवेव एक्चुअली क्या होता है, माइक्रोवेव जैसा कि इसका नेम ही पता चल रहा है, नेम सजेस्ट कर रहा है माइक्रोवेव, मतलब इसका वेवलेंथ जो है वो माइक्रोमीटर के रेंज में होगा, ठीक है। तो किस टाइप के वेव को हम माइक्रोवेव बोलते हैं, जिसका वेवलेंथ जो है वो माइक्रोमीटर के रेंज में हो, मतलब कि उसकी फ्रीक्वेंसी गीगाहर्ट्ज के रेंज में होना चाहिए। तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे देखते हैं। माइक्रोवेव आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, पहला ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है whose frequency range from 300 megahertz to 2000 gigahertz, ठीक है। So 300 megahertz to 1000 gigahertz microwave are called because they are defined in terms of their wavelength. wavelength के टर्म्स पे हम इसको डिफाइन करते हैं, इसीलिए हम इसको माइक्रोवेव बोलते हैं। वेवलेंथ उसका माइक्रोमीटर के रेंज में होता है। बैंडविड्थ बहुत हाई होती है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन हम लोग ट्रांसमिट कर सकते हैं। सो द बैंडविड्थ इज वेरी हाई सो दैट द इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी इज आल्सो वेरी हाई, hence the microwaves are preferred for the space communication and also the satellite communication and follow the line of sight propagation, यानी कि लाइन ऑफ साइट जहां पे डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है वहां पे भी आप यूज कर सकते हो, स्पेस कम्युनिकेशन में भी यूज कर सकते हो, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में भी यूज कर सकते हो, बिकॉज इसका वेवलेंथ कम होने की वजह से ओवरऑल जो बैंडविड्थ है वो बहुत ज्यादा होता है, और बैंडविड्थ बहुत ज्यादा होता है तो ये ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन को कैरी कर सकता है। सो द बैंडविड्थ इज हाई, सो द इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी इज हाई। ओके, सो नाउ व्हाट आर द डिफरेंट एडवांटेजेस ऑफ द माइक्रोवेव। सो एडवांटेज है माइक्रोवेव हैव लार्ज बैंडविड्थ, जैसा कि अभी मैं बोला कि माइक्रोवेव का जो बैंडविड्थ होता है वो बहुत लार्ज होता है, इसलिए वो इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेबिलिटी इसकी ज्यादा होती है, एंड देयरफॉर मोर इंफॉर्मेशन कैन बी ट्रांसमिटेड इन माइक्रो फ्रीक्वेंसी रेंज। सेकंड पॉइंट है माइक्रोवेव सिस्टम रिक्वायर रिलेटिवली स्मॉल साइज एंटीना। अब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है तो हम मॉड्यूलेशन तो पढ़ ही चुके हैं, तो हमको मालूम है कि अगर फ्रीक्वेंसी को आप ज्यादा करोगे तो एंटीना का जो साइज है वो रिड्यूस होते जाता है, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हाई ही होती है अगर माइक्रोवेव की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हाइट ऑफ एंटीना जो है वो रिड्यूस हो जाएगा एज फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है तो बीम विड्थ भी आपका कम होता है। देखो, एज फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस डायरेक्टिविटी इंक्रीजेस एंड बीम विड्थ डिक्रीज कैसे होगा, तो एक एग्जांपल लेते हैं, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर एंटीना। पैराबोलिक रिफ्लेक्टर एंटीना का जो गेन है या बीम विड्थ है ना, हाफ पावर बीम विड्थ बोल लो, तो दिस इज ओवरऑल बीम विड्थ अभी हम लोग लिखे हैं, क्योंकि हाफ पावर बीम विड्थ 70 लैम्डा बाय डी होता है, ये 140 लैम्डा बाय डी है, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम लोग इसको बात करें कि ये आपका ऐसा बीम विड्थ बन रहा है ना, ये ऐसा पैटर्न है, तो ये हम लोगों ने इसको बीम विड्थ बोला पूरा, ठीक है। ये मान लो कि इन दोनों पॉइंट पे ये 0.707 हो रहा है, ये मैक्सिमम 1 है आपका, और यहाँ पे आपका 0.707 हो रहा है, यहाँ पे 0.707 हो रहा है, तो इसको हम लोगों ने बोला है थीटा बी। तो ये जितना नैरो होगा है ना, जो डायरेक्टिविटी है वो उतनी ज्यादा इंक्रीज होगी जितना वो नैरो होगा, मतलब बीम विड्थ कम होना चाहिए। बीम विड्थ कम होने से एडवांटेज क्या होता है,
देखो बीम विड्थ कम होने से क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे मान लो कि कोई रिसीवर है, ठीक है, ये रिसीवर है और यहाँ पे अगर मान लो कि ट्रांसमीटर है, ये ट्रांसमीटर एंटीना ने अपने सिग्नल को रेडिएट किया, ठीक है, अपने सिग्नल को उसने रेडिएट किया, तो जो वेव है वो आपका रिसीवर के डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रहा है। अब क्योंकि उसकी डायरेक्टिविटी बहुत ज्यादा है और बीम विड्थ बहुत कम है, तो उसका जो पैटर्न बनेगा वो बहुत ही नैरो बनेगा, और नैरो बनेगा मतलब जो सिग्नल है वो सिर्फ और सिर्फ इस रिसीवर RX पे ही पहुंचेगा। अगर मान लो कि इसका बीम विड्थ मैं बढ़ा दूं, ठीक है, मान लेते हैं कि इसका बीम विड्थ ऐसा कुछ होता, तो इसका बीम विड्थ अगर ऐसा होता तो यहाँ पे भी मान लो कोई रिसीवर होता R1, यहाँ पे भी कोई रिसीवर होता R2, तो जो सिग्नल सिर्फ और सिर्फ रिसीवर RX पे जाना चाहिए था वो उसके अलावा दो और स्टेशन पे पहुंच जाएगा या दो और रिसीवर R1 और R2 में पहुंच जाएगा, जो कि अनडिजायर्ड है। हम चाहते हैं कि जो भी सिग्नल हम ट्रांसमिट करें वो सिर्फ और सिर्फ उसी रिसीवर के पास जाए जहां के लिए वो इंटेंडेड है। जैसे कि इफ आई वांट टू ट्रांसमिट द सिग्नल टू यू, देन आई डोंट वांट कि कोई और इस चीज को रिसीव करे, तो उसके लिए क्या चाहिए कि जो एंटीना हम लोग यूज कर रहे हैं उसकी डायरेक्टिविटी बहुत हाई होनी चाहिए, सो दैट कि वो जिस रिसीवर के लिए इंटेंडेड है वहीं पे रिसीव होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एग्जांपल के थ्रू देख सकते हैं कि कैसे इसका बैंडविड्थ जो है, बीम विड्थ बढ़ रहा है, बीम विड्थ बढ़ रहा है तो ये ज्यादा इसका रेंज बढ़ जा रहा है, मतलब ये ज्यादा एरिया को कवर कर रहा है, और ज्यादा एरिया को कवर करेगा तो ज्यादा रिसीवर को भी ये पिक कर सकता है, और ज्यादा रिसीवर को पिक कर लेगा तो वो बहुत सारे रिसीवर्स सिग्नल को रिसीव कर लेंगे, तो ये हम कभी भी नहीं चाहते हैं। तो माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी का एडवांटेज ये है क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है तो उसका बीम विड्थ ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, और बीम विड्थ अगर कम हो जाएगा तो हम लोगों का जो डायरेक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगा, तो पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन के लिए ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा, ठीक है। So hence at microwave frequency the size of the antenna requires very small, तो वो तो रीजन हमको समझ में आ गया। लैम्डा इज इक्वल टू C अपॉन F है, तो F को अगर मैं इंक्रीज करता हूं, जैसे इसको अगर हम लिखेंगे, ठीक है, यहां से F को अगर मैं इंक्रीज करूंगा तो थीटा भी डिक्रीज होगा, यही हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं the third point, the power required by the transmitter and the receiver at microwave frequency is quite low as compared to the low frequency operation, ठीक है, it is quite low, the power required by the transmitter, microwave frequency में जो power required होता है वो काफी low होता है as compared to the low frequency operation, मतलब अगर हम लोग मेगाहर्ट्ज के रेंज में अगर बात करते हैं तो उसके कंपैरिजन में जो पावर रिक्वायर्ड होता है बाय द माइक्रोवेव वो कम होता है। Propagation delay is negligible and hence less maintenance is required, ठीक है, डिले नहीं होता है ना, तो इस वजह से आपका मेंटेनेंस भी ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं है। पावर रेडिएटेड बाय द माइक्रोवेव इज लार्ज, ठीक है, रिक्वायर्ड बाय द ट्रांसमीटर इज स्मॉल बट इट कैन ट्रांसमिट द लार्ज पावर, है ना। पावर रेडिएट कितना करता है, तो ये लार्ज अमाउंट ऑफ पावर रेडिएट करता है। एज द फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस decrease, hence power radiated and gain increases, ठीक है। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा पावर रेडिएटेड और गेन इंक्रीज होगा, तो हम लोग देख लिए। ट्रांसमिशन डिस्टेंस इज लार्ज, तो लार्ज डिस्टेंस क्योंकि पावर रेडिएटेड ज्यादा है तो जब वो स्पेस में प्रोपोगेट होगा तो उसमें एटेन्यूएशन होगा, और एटेन्यूएशन होगा क्योंकि पावर अगर आप किलोवाट के रेंज में ट्रांसमिट कर रहे हो तो वो एटेन्यूएट होते 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 बहुत जब स्मॉल हो जाएगा 10⁻⁻², 10⁻11, तब वो जाके इतना वीक होगा कि वो शायद डिटेक्ट ना हो पाए, ठीक है। मतलब अगर आप हाई पावर जनरेट करके ट्रांसमिट कर सकते हो तो वो लार्ज डिस्टेंस तक कैरी कर सकता है, क्योंकि किलोवाट को डिक्रीज होने में कंपेयर टू वॉट ज्यादा टाइम लगेगा, है ना। किलोवाट का अगर कोई पावर है, अगर 1000 या 1 किलोवाट है, 1 किलोवाट को 1 आने में काफी टाइम लगेगा कंपेयर टू द 100 वॉट। तो ये चीज है कि अगर आपका माइक्रोवेव सिस्टम हाई पावर जनरेट कर सकता है तो वो लार्ज डिस्टेंस तक ट्रैवल भी कर सकता है, ठीक है। और इसलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट बोल रहे हैं कि ट्रांसमिशन डिस्टेंस इज लार्ज। लार्ज क्यों हुआ, क्योंकि पावर हाई रेडिएट करता है, और अगर हाई पावर रेडिएट करता है तो रिपीटर कम लगाने पड़ेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि रिपीटर हम क्यों लगाते हैं कि अगर नॉइस की वजह से कोई डिस्टॉर्शन आ जाए या सिग्नल वीक हो जाए तो वो एक फ्रेश
सिग्नल जनरेट कर सके। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये लार्ज डिस्टेंस तक कैरी कर सकता है तो आपको रिपीटर बार बार लगाने की जरूरत नहीं है, आप एक सर्टेन डिस्टेंस पे लगा सकते हो, तो रिपीटर की जो रिक्वायरमेंट है वो भी कम हो जाती है। ठीक है, तो द ट्रांसमिशन डिस्टेंस इज लार्ज एंड हेंस नंबर ऑफ रिपीटर्स आर रिक्वायर्ड, लेस नंबर ऑफ रिपीटर्स आर रिक्वायर्ड फॉर एम्पलीफिकेशन। वाइडर बैंडविड्थ तो ये बताया, वाइडर बैंडविड्थ ज्यादा होगा, बीमविड्थ कम होगा, वेरी यूजफुल फॉर रडार एज वेल एज पॉइंट कम्युनिकेशन। सो दीज आर द एडवांटेजेस। और भी एडवांटेजेस हो सकते हैं। सो और क्या एडवांटेजेस है? माइक्रोवेव सिस्टम्स आर हाईली रिलायबल सिस्टम। माइक्रोवेव्स आर वाइडली यूज्ड फॉर पॉइंट टू पॉइंट, जैसा मैं आपको बोला, क्योंकि उसकी डायरेक्टिविटी बहुत हाई होती है, पॉइंट टू पॉइंट डायरेक्ट कम्युनिकेशन के लिए बहुत अच्छा होगा। Because of their small wavelength, allows conveniently sized antenna to direct them in the narrow beams which can be pointed directly to the receiving antenna। मुझे पता है यहाँ रिसीवर है, यहाँ ट्रांसमीटर है, we can directly line of sight propagation हम लोग करके डायरेक्टली इस सिग्नल को ट्रांसमिट कर सकते हैं, because the डायरेक्टिविटी is very high and the beam width is very low। The advantage of the microwave transmissions are no cable requirement। ठीक है, वो तो हमको पता है वायरलेस कम्युनिकेशन होगा। डिसएडवांटेज क्या है? तो लाइन ऑफ साइट प्रोपोगेशन जो होता है विल बी डिस्टर्ब्ड इफ एनी ऑब्स्टेकल सच एज न्यू बिल्डिंग्स आर इन द वे। जैसे सपोज करो कि हमारे पास दो बिल्डिंग है, हमने एक ट्रांसमिटिंग एंटीना बनाया, एक रिसीविंग एंटीना बताया, ये दोनों अपना आपस में डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन कर रहे हैं। लाइन ऑफ साइट का मतलब दोनों का जो ट्रांसमीटर और रिसीवर है वो एक दूसरे के डायरेक्ट होने चाहिए, इसके बीच में कोई ऑब्स्टेकल्स नहीं होने चाहिए, है ना, 1 to 1 होना चाहिए। लेकिन अगर मान लो कल को कोई न्यू बिल्डिंग यहाँ पे खड़ी हो गई, बीच में यहाँ पे ट्रांसमीटर या रिसीवर है, बीच में कोई नई बिल्डिंग खड़ी हो गई, तो इन दोनों के बीच का जो सिग्नल का जो एक्सचेंज था, है ना, ट्रांसमीटर जो रिसीवर को सिग्नल भेज रहा था वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो ये लाइन ऑफ साइट का डिसएडवांटेज होता है, क्योंकि लाइन ऑफ साइट पे हमको डायरेक्ट कम्युनिकेशन चाहिए होता है। Line of sight will be disturbed if any obstacle such as new buildings are in the way. At microwave frequency circuit design is complex, expensive towers and repeaters are required and measurement at microwave frequencies are difficult। ठीक है, so disadvantages एक बार पढ़ लो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी बैंड्स दैट इज अवेलेबल फॉर द माइक्रोवेव कम्युनिकेशन। और ये जो बैंड के नेम्स हैं और उसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो इंपॉर्टेंट होता है, ये एग्जाम में आपको पूछा जाता है, तो ये जो टेबल है ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, बैंड डेजिग्नेशन है हाई फ्रीक्वेंसी, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, LSC, XKUK, KA, मिलीमीटर एंड सब मिलीमीटर। ठीक, ये आपका गीगाहर्ट्ज में लिखा हुआ है, मैं इसको मेगाहर्ट्ज में लिख देता हूं सो दैट आपको इजी रहेगा याद करने के लिए। ठीक है, 3 से 30 मेगाहर्ट्ज सिर्फ ये वाला, है ना, और ये 30 से 300 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, और यहां से आ जाएगा 300 से 1000 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, तो इसके बाद से पूरा गीगाहर्ट्ज में है, इसके बाद ये पूरा गीगाहर्ट्ज में है। ठीक है, ये पूरा गीगाहर्ट्ज में। तो आपके पास हाई फ्रीक्वेंसी हो जाएगा कितना, 3 से 30, फिर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 30 से 300, फिर 300 से 1000 अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, एंड देन एल बैंड। एल बैंड का जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो 1 to 2 गीगाहर्ट्ज, फिर एस बैंड का 2 से 4, फिर सी बैंड का 4 to 8, फिर एक्स बैंड का 8 to 12,
फिर x के बाद आ गया ku बैंड का हो गया 12 to 18, फिर 18 to 27, फिर 27 से 40, दिस इज द ku k ka। एंड मिलीमीटर का होता है 40 से 300 गीगाहर्ट्ज और ग्रेटर देन 3 गीगाहर्ट्ज पे सब मिलीमीटर। ठीक है, तो क्योंकि इस केस में आपका मिलीमीटर के रेंज में चला जाएगा वेवलेंथ। ठीक है, तो मिलीमीटर वेव्स आप देख लेना कि मिलीमीटर वेव्स 10⁻⁹ एक्चुअली मिलीमीटर मतलब मिली में नहीं जाएगा, नैनो में चला जाएगा ना, क्योंकि ये 300 है। तो 300 के हिसाब से अगर हम सोचें तो C/F, सो 3 × 10⁸ और ये 300 × 10⁹, देखो कितना आएगा, ये 11 हो गया है ना। तो यहाँ से हमारे पास ये तो कैंसिल हो गया, ये 11 हो गया, तो 10⁻⁻⁸ × 10⁻⁻11, हाँ ठीक है, नैनो में जा रहा है, मिली में जा रहा है, तो ये मिलीमीटर के बोलेंगे है ना। मिलीमीटर क्यों बोल रहे हैं समझ में आया। तो ये मिलीमीटर वेव्स हैं। मिलीमीटर वेव्स ये आपसे पूछा जा सकता है इंटरव्यू में, मेरे से पूछा गया था एक बार मिलीमीटर वेव्स किसको बोलते हैं, तो उस समय मेरे पास ये फ्रीक्वेंसी रेंज मुझे एग्जैक्टली याद नहीं था, तो मैं मिलीमीटर को उतना अच्छे से एक्सप्लेन भी नहीं कर पाया था। तो यहाँ पे आप देखना कि मिलीमीटर वेव्स वो वेव्स होते हैं जिसके फ्रीक्वेंसी रेंज 40 से 300 होगा, यानी कि जिसका वेवलेंथ जो है वो मिलीमीटर में होगा। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मिलीमीटर में आ रहा है। सब मिलीमीटर में ग्रेटर देन 300 कर लेंगे। So what are the different applications of the microwave? ठीक है, just I am discussing the introduction. Okay, so the first application is communication. Communication में किस तरीके से यूज होता है, तो माइक्रोवेव आर यूज्ड इन द सेल्युलर कम्युनिकेशन, है ना। सेल्युलर फोन्स में यूज होता है, टेलीफोन्स में यूज होता है, टेलीग्राफ में यूज होता है, टेलीविजन्स में यूज होता है, सैटेलाइट में यूज होता है। कम्युनिकेशन पर्पस के लिए कहाँ पे यूज होता है, तो टीवी में हो गया, सैटेलाइट हो गया, है ना, फिर आपका टेलीफोन्स हो गया, सेलुलर फोन्स हो गए। माइक्रोवेव आर यूज्ड एक्सटेंसिवली इन द सैटेलाइट कम्युनिकेशन फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ, जनरली हम लोग बोलते थे कि सी बैंड जो है वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन में यूज होता है ना। तो हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि कौन सा एक्चुअल में बैंड यूज होता है। सो माइक्रोवेव्स आर यूज्ड एक्सटेंसिवली इन द सैटेलाइट कम्युनिकेशन फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द सिग्नल एंड द इंफॉर्मेशन, सिग्नल के ट्रांसमिशन और इंफॉर्मेशन के लिए, बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू पेनिट्रेट अर्थ एटमॉस्फेयर विथ मिनिमम लॉस, हाई फ्रीक्वेंसी एंड द शॉर्ट वेवलेंथ। लॉसेस मिनिमम होंगे, अर्थ एटमॉस्फेयर पे बेटर परफॉर्मेंस देता है। It can penetrate the earth different atmosphere like stratosphere, troposphere, ionosphere, इन सभी को ये penetrate कर सकता है। That is why it is very much good for the satellite communication with the minimum loss and the high frequency. माइक्रोवेव हीटिंग प्रोसेस के लिए यूज होता है। हम जानते हैं कि मैग्नेट्रॉन वगैरह जब यूज होता था तो वो माइक्रोवेव जो हम लोग घर में जो कमर्शियल अप्लायंसेस हैं उसमें हम लोग माइक्रोवेव जो यूज करते हैं उसमें मैग्नेट्रॉन लिखा होता है। अगर आप माइक्रोवेव कभी खरीदने गए होंगे तो आपको पता होगा कि दे टॉक अबाउट द मैग्नेट्रॉन। मैग्नेट्रॉन के वो गारंटी के बारे में बात करते हैं कि वो 4 ईयर की गारंटी रहेगी, मैग्नेट्रॉन में 5 ईयर की गारंटी रहेगी। तो व्हाट इज दैट मैग्नेट्रॉन, तो दैट इज जस्ट फॉर द हीटिंग पर्पस, है ना, जो एक्चुअली मेनली हीटिंग करता है। तो यू कैन सी दैट the most common application of the microwave heating is the domestic microwave oven. Microwave oven में यूज होता है। Microwave heating is used in many industrial process like heating, drying, sterilizing, rubber, plastic, chemical, और ये सारी इंडस्ट्री में भी माइक्रोवेव का यूज होता है फॉर द हीटिंग पर्पस। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, तो रडार में हम लोग यूज करते हैं माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी को। रडार में हम लोग जो बैंड यूज करते हैं दैट इज एक्स बैंड। Radar is method of determining the presence, location of the target, velocity and the other characteristics of the target through the use of the equipment that operates at microwave frequency. So ऐसे devices की जरूरत हमको पड़ती है मिलिट्री एप्लीकेशंस में जो माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज पे वर्क करते हैं। So that is known as radar. ठीक है, द वेरियस एप्लीकेशन ऑफ द रडार आर सर्विलियंस के लिए यूज हो गया, वेपन कंट्रोल हो गया, नेविगेशन हो गया, वेपन गाइडेंस फॉर द ग्राउंड, सी एंड एयरक्राफ्ट। सो ऑल दीज वी आर फेमिलियर विथ कि ये सारे एप्लीकेशंस क्या कहना चाह रहे हैं। तो जस्ट एक ओवरव्यू में आपको दे रहा हूं कि आप कहां पे माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी को यूज करते हो, एक थोड़ा सा पिक्चर आपको क्लियर हो जाए। कम्युनिकेशन में हो गया यानी कि टेलीफोन के लिए हो गया, मोबाइल के लिए हो गया।
हीटिंग प्रोसेस के लिए हो गया, यानी कि डोमेस्टिक एप्लीकेशंस हो गया इसके, जो आपका हीट करने के लिए यूज होता है, चाहे कोई भी इंडस्ट्रीज हो, है ना, रबर इंडस्ट्री हो, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज हो, सभी जगह आपका ये स्टरलाइजिंग प्लास्टिक केमिकल सभी के लिए, फूड प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है। थर्ड आपका हो गया मिलिट्री एप्लीकेशन, जहां पे हम लोग टारगेट को डिटेक्ट करना, वेपन कंट्रोल करना, हर टाइप के ग्राउंड हो गया, सी हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया, सभी टाइप के प्रोपोगेशन या वेपन, या आप बोलना चाहिए वेपन गाइडेंस के लिए हम लोग यूज करते हैं माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज को। मेडिकल एप्लीकेशन जो एमआरआई वगैरह हम लोग कराते हैं, माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज वहां पे यूज होते हैं। माइक्रोवेव्स आर यूज्ड इन द मेडिकल एप्लीकेशन एज वेल फॉर their ability to create intense heat and as a power source in the medical equipment for the radiology treatment. Microwave can also be used hyperthermia treatment of cancer by raising the temperature of the cancerous tissue. ठीक है, तो ये सारे टिश्यू को बर्न करने के लिए भी आपका माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी यूज होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डीटीएच में कौन सा बैंड यूज होता है, तो डीटीएच में केयू बैंड यूज होता है। ये आपका क्वेश्चन आ चुका है पहले भी कि विच बैंड इज यूज्ड इन द डीटीएच, और क्योंकि ये ईएसई एग्जाम है तो ईएसई एग्जाम में आपका रिपीटेशन होते हैं क्वेश्चंस में, ठीक है। साइंटिफिक एप्लीकेशंस है आपके पास, साइंटिफिक एप्लीकेशन, मिनरल एप्लीकेशंस है, मिनरल प्रोसेसिंग एंड द साइंटिफिक एप्लीकेशंस, ठीक है। तो द मिनरल प्रोसेसिंग, द एप्लीकेशन ऑफ द माइक्रोवेव टू द मिनरल प्रोसेसिंग इंक्लूड ड्राइंग ऑफ कोल, रिकवरी ऑफ गोल्ड एंड फॉर द लोअर ग्रेड एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ द रेयर अर्थ एलिमेंट्स। एंड साइंटिफिक एप्लीकेशन इंक्लूड मेजरमेंट ऑफ माइक्रोवेव रेडिएशन फ्रॉम ऑब्जेक्ट इन एस्ट्रोनॉमी, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजिकल स्टडीज। Now, other electronic welfares में भी इसके यूज होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वेलफेयर involves the use of the technique to reduce the effectiveness of an enemy's radar and electronic equipment and to enhance the survivability of one's own forces through control and manipulation of the electromagnetic energy. It can be classified into electronic attack, electronic penetration, protection and electronic support. Bluetooth technology also make use of microwave frequency. Space exploration, microwave frequency helps in study of the distant stars and planets. Environmental studies, microwave frequency also helps in tracking of the endangered species and migratory patterns of the animals, fishes and birds. So ये बहुत ज़्यादा काम करनी। Commercial application, the commercial application of the microwave is in security sector. द डॉपलर मोशन, मतलब जब हमारा फ्रीक्वेंसी दो रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज कम या ज्यादा होती है तो फ्रीक्वेंसी को हम डॉपलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। सो डॉपलर मोशन सेंसर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डॉपलर इफेक्ट। द वेरियस एप्लीकेशन ऑफ द डॉपलर सेंसर्स आर क्रिकेट बॉल स्पीड मेजरमेंट। तो जो क्रिकेट में हम लोग जो इस बॉल स्पीड को हम लोग मेजर करते हैं, आप देखते होंगे कि जब भी कोई बॉलर बॉल फेंकता है तो आपको इमीडिएटली पता चल जाता है कि वो कितने स्पीड से बॉल फेंका है। तो इन सब में भी जो फ्रीक्वेंसी जो यूज होती हैं वो माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज यूज होते हैं। ट्रैफिक काउंटर्स, व्हीकल स्पीड मॉनिटर्स फॉर द ट्रैफिक कंट्रोल, ठीक है, जब हमारा कोई हम स्पीड मेजर करते हैं वो भी माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज हो जाती है। Okay, so this is the first question. So solve this question. What should be the frequency range if you want to match this frequency? So क्या होना चाहिए? ये क्वेश्चन भी आपका पहले आ चुका है, ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चन आपको इसरो में भी मिलेंगे और ईएससी में भी मिलेंगे और किसी भी डिफेंस एग्जाम में मिलेगा, जैसे डीआरडीओ में भी मिलेगा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में भी मिलेगा, तो बार्क में भी मिल सकता है। तो ये सारे फ्रीक्वेंसी रेंज जो हैं वो किस बैंड के क्या होते हैं ये आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए। चलो इसको देख के बता सकते हो कि क्या आएगा इसका आंसर। ऋषिता सेइंग सी, ठीक है, देखो LSC थर्ड में आता है। याद करने का तरीका है 1 से 2, 2 से 4। देखो मैं एक बार इसको मैंने कैसे याद रखा है मैं एक बार आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, है ना। 1 से 2 1 का गैप है, 1 का गैप है, फिर 2 का गैप है, फिर 4 का गैप है, फिर 6 का गैप है, ठीक है। तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 6 अगेन
सॉरी यहाँ भी 4 4 4 और देन 6 4 4 देन 6 देन 9 देन ये 13 के अराउंड है। तो ऐसा गैप के टर्म्स में मैंने याद रखा है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 12, मतलब ये दोनों 4 4 के हैं। फिर 12 के बाद 18, फिर 18 के बाद 6 का डबल कर लो, है ना, 6 का डबल, ये ऑलमोस्ट 6 हो गया। फिर 6 के बाद 9, फिर 9 के बाद यहाँ से डबल कर लो, सॉरी 9 के बाद यहाँ पे 12 कर लो। इसको 12 अप्रोक्सीमेटली आप 12 बोल सकते हो, तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा आप याद रख सकते हो। तो सी बैंड का आप देख सकते हो 4 to 8 लिखा है इसके हिसाब से, तो हम डायरेक्टली अब यहाँ पे चलते हैं। सी बैंड का 4 to 8, तो यहाँ पे अभी ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये 4 to 6 चला जाएगा। LSCXKU, तो 8 से 12 हो गया, 12 से बाद वाला जो रेंज है वो आएगा KU का, तो 12 के बाद ये 14, ये वाला रेंज हो जाएगा। KU KA का लास्ट वाला रेंज होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो 4 1 and 2, 4 1 and 2 आना चाहिए, सॉरी 4 1 and 2। अच्छा हाँ, अब देखो 4 1 और 2 कहीं है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे 4 1 2 तो कहीं दिख नहीं रहा है, और KU KA, ठीक है, तो यहाँ पे आता है KU K और KA, तो ये हो गया 12 से 18, फिर ये था 18 से 27, और ये था 27 से 40। तो KA का जो रेंज है वो और हायर है, KA का रेंज जो है वो हायर है, मतलब हम लोगों को ज़्यादा बेटर होगा इफ वी सेलेक्ट 3, बिकॉज देर इज नो 2 ऑब्वियसली, है ना। तो यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है हमारे पॉसिबल ऑप्शंस, अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस ये हम लोग जा सकते हैं। फोर 1 3, ठीक है, सी आ गया सभी का, ठीक, ओके फाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, चलो इसका आंसर बताओ। यू शुड रिमेंबर दिस फ्रीक्वेंसी रेंज। कभी सी आ रहा है, LS मतलब 1 से 2, 2 से 4, तो देखते हैं 2 से 4 है, ठीक है, तो इसका आ गया 2। X का तो मैं बताया था 8 से 12, 8 से 12 ये 3 है। LSCXKU का हो गया 12 से 18, मतलब हो गया 4। KU K के बाद आ गया 18 के बाद वाला, 18 से 21, so 2 3 4 1, 2 3 4 1, yes, option C। ठीक है, नेक्स्ट इसका आंसर बता दो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका भी आंसर सी, मतलब तीनों ही क्वेश्चन का आंसर जो था वो ऑप्शन सी थे। एक्स बैंड का, ये सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो एक्स बैंड का फ्रीक्वेंसी रेंज 8 से 12 होता है। चलो नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक? द नेक्स्ट टॉपिक इज द इफेक्ट ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर ऑन द रेडियो वेव। ठीक है, अर्थ में जो उसके बाहर जो एटमॉस्फेयर जो क्रिएट होता है ना, उस एटमॉस्फेयर का जो इफेक्ट होगा
रेडियो वेव्स में वो क्या होगा ये हम लोग देखेंगे। द अर्थ एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 3 सेपरेट रीजन, ठीक है, 3 सेपरेट रीजन में हम डिवाइड करेंगे। एक हो गया आपका ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर एंड आयनोस्फियर, ठीक, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर एंड आयनोस्फियर, ठीक, ये हो गया 3 रीजन। द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज इलस्ट्रेटेड इन फिगर, सो लेट मी फर्स्ट शो द फिगर। ये आपका ठीक है, देखो यहाँ पे ये ट्रोपोस्फियर है अप टू 10 किलोमीटर तक, फिर 40 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फियर है, फिर 40 किलोमीटर के ऊपर का पूरा रेंज 400 किलोमीटर तक, ये जिसमें थर्मोस्फियर, मेसोस्फियर लिखा है, दीज ऑल आर द स्ट्रेटोस्फियर। और 400 किलोमीटर के बाद जो है वो एक्सोस्फियर स्टार्ट होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, देखते हैं। ट्रोपोस्फियर इज द पोर्शन ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम सरफेस ऑफ द अर्थ टू ए हाइट ऑफ 6 किलोमीटर फ्रॉम द नॉर्थ पोल और द साउथ पोल से 18 किलोमीटर, ठीक है। तो वही मैं बोला, स्टार्टिंग का आपका अप्रोक्सीमेटली 18 किलोमीटर तक का जो रेंज है दैट इज नोन एज ट्रोपोस्फियर, ठीक है। And virtually all weather phenomena take place in the troposphere. So this is again important term कि जो भी weather phenomena हैं they are in the troposphere. तो ये theoretical question है। The temperature in this region decreases, जैसे से आप ऊपर जाते जाओगे troposphere से temperature rapidly decrease होगा, क्लाउड फॉर्मेशन होगा ट्रोपोस्फियर के बाद वाले रेंज में, बहुत ज्यादा आपको टर्बुलेंस मिलेगा बिकॉज ऑफ वेरिएशन इन द टेम्परेचर, डेंसिटी एंड प्रेशर। तो क्या बोला मैं कि अप टू 18 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फियर होगा। ट्रोपोस्फियर जो है अर्थ के सरफेस से स्टार्टिंग के 18 किलोमीटर को बोलते हैं। यहाँ पे सारे वेदर के फिनोमिना होते हैं और साथ में जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते जाते हो, अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ जाते जाते हो, उसका जो टेम्परेचर है, प्रेशर है, ये सब डिक्रीज होने लगता है और इसकी वजह से आपको वहां पे क्लाउड फॉर्मेशन और साथ में ये टर्बुलेंस, ये सारी चीजें ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। ये तो ट्रोपोस्फियर के बारे में हो गया। जस्ट स्ट्रेटोस्फियर क्या होता है? स्ट्रेटोस्फियर इज लोकेटेड बिटवीन द ट्रोपोस्फियर एंड आयनोस्फियर। तो बच्चों वाला लाइन है कि ट्रोपोस्फियर के बाद क्या आएगा, है ना, स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर के बाद आयनोस्फियर, तो दोनों के बीच में कौन सा आएगा? तो ऑब्वियसली स्ट्रेटोस्फियर आएगा। तो स्ट्रेटोस्फियर द टेम्परेचर थ्रू आउट दिस रीजन इज कंसिडर्ड टू ऑलमोस्ट कांस्टेंट। तो यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, जबकि ट्रोपोस्फियर में आप ऊपर जा रहे थे टेम्परेचर कम हो रहा था, लेकिन स्ट्रेटोस्फियर में हम टेम्परेचर को ऑलमोस्ट कांस्टेंट मान के चलते हैं। तो आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट द टेम्परेचर चेंज? आयनोस्फियर, थर्मोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर, ट्रोपोस्फियर। तो इस टाइप के कोई क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ये वाला पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं दिस रीजन इज कंसिडर्ड टू बी ऑलमोस्ट कांस्टेंट। The temperature throughout this region is considered to be almost constant, and there is a little water vapor present. The stratosphere has relatively little effect on the radio waves because it is a relatively calm region with little or no temperature changes. So troposphere में radio waves पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता just because of the constant temperature. ओके, सो मतलब कि पहला हमको जहां इफेक्ट मिलेगा वो मिलेगा ट्रोपोस्फियर में, और सबसे ज्यादा यूजफुल होता है हमारा आयनोस्फियर। आयनोस्फियर एक्सटेंड्स अप टू अबाउट 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर के अबव वाला जो ये रीजन है, यहां से हमारा आयनोस्फियर होता है अप टू द 400 किलोमीटर, टू हाइट अबाउट 400 किलोमीटर, ठीक है। सो 400 किलोमीटर के अबाउट आपको ये वाला जो रीजन है, यहां से 50 से ये वाला जो रीजन है
इस रीजन को हम लोग बोल रहे हैं आइनोस्फेयर, ठीक है, बिकॉज इट कंटेन्स द 4 क्लाउड लाइक लेयर्स। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन से लेयर्स होते हैं, डी लेयर, एफ लेयर, ये सारे लेयर्स होते हैं। सो इट कंटेन्स 4 क्लाउड लाइक लेयर्स ऑफ इलेक्ट्रिकली चार्ज आयन। तो आइनोस्फेयर में इलेक्ट्रिकली चार्ज आयंस मिलते हैं हमको, विच इनेबल रेडियो वेव टू प्रोपोगेट लॉन्गर, ठीक है, विच इनेबल रेडियो वेव टू बी प्रोपोगेटेड टू ए ग्रेटर डिस्टेंस, ठीक है। तो ये चार्ज लाइक आयन जो होते हैं वो सपोर्ट करते हैं आपके वेव को प्रोपोगेट करने के लिए लॉन्ग डिस्टेंस तक अराउंड द अर्थ। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ द एटमॉस्फेयर फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, ठीक है। जैसे मैं आपको बोला कि दिस इज वेरी वेरी यूजफुल इफ यू वांट टू हैव द लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। तो हमारे पास अर्थ के सरफेस में जो डिफरेंट एटमॉस्फेयर के जो लेयर्स हैं उसमें से हमारा सबसे ज्यादा यूजफुल क्या होता है, आइनोस्फेयर फॉर द पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। बाकी तो ये आपका स्ट्रक्चर है नॉर्मल, ठीक है। 3 टाइप के स्ट्रक्चर्स हो गए या लेयर्स हो गए। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ प्रोपोगेशन। तो वेव जब प्रोपोगेट करता है तो किस कौन कौन से मोड में प्रोपोगेट करता है। जब आइनोस्फेयर से वेव्स टकराती हैं तो क्या होता है, तो देयर आर 2 प्रिंसिपल वेज इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी ट्रेवल्स फ्रॉम ए ट्रांसमिटिंग एंटीना टू ए रिसीविंग एंटीना। एक एंटीना से दूसरे एंटीना में वेव जो प्रोपोगेट होता है वो डिफरेंट डिफरेंट फिनोमिना से होते हुए प्रोपोगेट हो सकता है। डायरेक्ट भी जा सकता है, ठीक है, डायरेक्ट भी जा सकता है, ऐसे टकरा के भी जा सकता है, अर्थ के सरफेस से टकरा के भी जा सकता है, बहुत सारे डिफरेंट पाथ को वो फॉलो करता है। So there are 2 principal ways, है ना, one way by the ground wave and other by the sky wave. So ground wave में हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, एक होता है सरफेस वेव और स्पेस वेव, ठीक है। सरफेस वेव वो वेव होता है जो ग्राउंड के कर्वेचर के यानी कि अर्थ के कर्वेचर के अलोंग जो है प्रोपोगेट होता है। स्पेस वेव होता है डायरेक्टली आपका स्पेस से ट्रांसमीटर से एंटीना तक जाएगा। और स्काई वेव जो होता है वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो होता है, यहां से हम सिग्नल भेजेंगे, सैटेलाइट से हमको सिग्नल आपको यहां से आइनोस्फीयर से टकरा के वापस रिसीवर में मिलेगा। सो यू कैन सी दैट वी विल आल्सो रीड दैट वन। सो ग्राउंड वेव्स आर रेडियो वेव्स दैट ट्रैवल नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये सरफेस के नियर आपका ट्रैवल करेगा। सरफेस और स्पेस वेव इसके एग्जांपल हैं। ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन के एग्जांपल है सरफेस और स्पेस वेव। Sky waves are radio waves that are reflected back to the earth from the ionosphere. So you can see that the sky wave जो है वो ionosphere से reflect होके आ रहा है, जबकि ground wave direct communicate हो रहा है, या तो वो ground waves ground के along आपका travel कर रहा है, ठीक है। Now what are the ground waves? इसको और थोड़ा डिटेल में समझते हैं। The ground wave is actually composed of 2 separate waves. First is space wave, second is the surface wave. The determining factor in whether a ground wave component is classified as a space wave or the surface wave is very simple. कैसे determine करोगे कि which one is the surface and which one is the space? A surface wave travels along the surface of the earth, जैसा कि name है, surface wave travels along the surface of the earth. A space wave travels over the surface of the earth, ठीक है। ये आपका जैसे डायग्राम था, ये सरफेस है, तो इसके अलोंग जो ट्रेवल करेगा वो है सरफेस वेव। और डायरेक्ट कम्युनिकेशन जहां पे हो रहा है एंटीना से एंटीना का स्पेस के थ्रू, वो हो गया आपका स्पेस वेव, ठीक। द ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन इज लिमिटेड टू 2 मेगाहर्ट्ज, दैट इज द मीडियम एंड द लॉन्ग वेव, एंड इज यूज्ड फॉर AM ब्रॉडकास्टिंग एंड शिप टू शिप कम्युनिकेशन। AM ब्रॉडकास्टिंग एंड शिप टू शिप कम्युनिकेशन में ये यूज होता है ग्राउंड वेव। ग्राउंड वेव कम्युनिकेशन, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, अगेन ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन का एप्लीकेशन होता है आपका शिप टू शिप कम्युनिकेशन या AM ब्रॉडकास्टिंग में। द वेव्स आर गाइडेड बाय द सरफेस। सरफेस जो है अर्थ का सरफेस है, अगर वो गाइड कर रहा है वेव को तो दैट इज नोन एज द सरफेस वेव। प्रोपोगेशन टेक प्लेस हेंस कॉल्ड द सरफेस वेव around the curvature of the earth, है ना, around the curvature of the earth.
ठीक है, नेक्स्ट है एट लो फ्रीक्वेंसी अर्थ बिहेव्स लाइक द कंडक्टर एंड हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड वेव आर शॉर्ट सर्किटेड, हेंस द वर्टिकल एंटीना आर यूज्ड। ठीक है, अगर वेव आपका वर्टिकली प्लेस्ड होगा तो वो वर्टिकल पोलराइज्ड वेव जनरेट करेगा। अगर लो फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो लो फ्रीक्वेंसी में जो अर्थ है ना, उसका जो सरफेस है वो क्या होता है, गुड कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, जिसकी वजह से इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा गुड कंडक्टर में, और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो सेकेंड मीडियम यानी कि जो आपका सरफेस के अलोंग जो वेव ट्रेवल कर रहा है उसका भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो होगा तो वहां पे फील्ड नहीं रहेगी, इसीलिए हम लोग वर्टिकल एंटीना यूज करते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड वेव हो जाएगा और वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, मतलब जीरो हो गया, तो हेंस द वर्टिकल एंटीना आर यूज्ड। The range of propagation around 100 km, but if similar transmission is used in the sea, the range increases। है ना, जनरली जो ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन है उसका रेंज 100 किलोमीटर होता है, बट अगर हम लोग इसको सी में यूज करते हैं, सलाइन वाटर में यूज करते हैं, अंडर वाटर, तो वो एक अच्छा कंडक्टर ज्यादा दूर तक प्रोपोगेट करा पाता है, तो उसका रेंज इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो since the range increases because of the saline water, it is a very good conductor, hence it is preferred for again ship to ship communication। ground waves are used for ship to ship communication and AM broadcast। डायरेक्ट अगर सोचेंगे लाइक स्पेस वेव तो उसका रेंज 100 किलोमीटर होता है, बट अगर उसको हम लोग अंडर वाटर यूज करते हैं तो बिकॉज ऑफ द सॉल्ट वाटर, सलाइन वाटर, गुड कंडक्टर होने की वजह से वो ज्यादा दूर तक प्रोपोगेट कर लेता है, उसका रेंज बढ़ जाता है। Due to the curvature of the earth, there is a tilt in the wavefront. As distance increases, the vertical component become horizontal and gets short circuited. And the field value is given by 120 pi HT/HR I upon lambda d। तो ये इक्वेशन है आपका, कभी फॉर्मूले में यूज हो सकता है। फील्ड वैल्यू, फील्ड स्ट्रेंथ जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे वर्टिकली पोलराइज, हॉरिजॉन्टली पोलराइज जो बोल रहे हैं, तो उसमें जो वर्टिकली पोलराइज वेव है उसका जो फील्ड स्ट्रेंथ है दैट इज गिवन बाय 120 pi HT/HR I upon lambda d, where ht is the height of receiver, transmitter, sorry, hr is height of receiver, ठीक है, आई तो करंट हो गया, एंटीना करंट, लैम्डा वेवलेंथ है, बाकी डी तो आपका डिस्टेंस है बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। What is that surface wave now? Surface wave. The surface wave reaches the receiving site by traveling along the surface of the ground. So देखो ये ग्राउंड के सरफेस से आपका स्पेस वेव के बारे में मैंने बता दिया, स्पेस वेव ट्रांसमीटर से रिसीवर तक डायरेक्टली ट्रेवल करता है, बट यहां से ट्रांसमीटर से रिसीवर तक जाने के लिए इट इज ट्रेवलिंग अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। सो इट इज नियर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो अर्थ का जो सरफेस है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उसकी पावर जो है वो डिक्रीज हो जाती है। देखना इसमें आगे लिखा होगा, when the surface wave reaches the receiving site by the traveling along the surface of the ground as shown in figure, a surface wave can follow the contour of the earth. It is following the contour of the earth because of the process of diffraction. When a surface wave meets an object and the dimension of the object do not exceed its wavelength, है ना, wavelength से अगर ज्यादा exceed नहीं करेगा, the wave tends to curve or bend around the object, and the smaller the object, the more pronounced the diffraction action will be। ठीक है, तो यहां पे हम लोग बोल रहे हैं कि जो सरफेस वेव है उसका जो वेवलेंथ है और ऑब्जेक्ट का जो वेवलेंथ है दैट शुड नॉट एक्सीड। जो सरफेस वेव का वेवलेंथ है वो ऑब्जेक्ट के वेवलेंथ से कभी भी क्रॉस नहीं होना चाहिए, है ना। अगर क्रॉस हो जाएगा तो डिफ्रैक्शन प्रोसेस ज्यादा प्रोनाउंस हो जाएगा, बेंड हो जाएगा वेव,
स्मॉलर द ऑब्जेक्ट मोर प्रोनाउंस द डिफ्रैक्शन। ऑब्जेक्ट स्मॉल होगा तो उसका वेवलेंथ, सरफेस वेवलेंथ इजीली उसको क्रॉस कर जाएगा और डिफ्रैक्शन ज्यादा होगा। तो ये हम लोगों का रिक्वायरमेंट नहीं है। नाउ एज द सरफेस वेव पासेस ओवर द ग्राउंड द वेव इंड्यूसेस ए वोल्टेज इन द अर्थ। ठीक है, वो क्या करता है, अर्थ के सरफेस पे वोल्टेज इंड्यूस करेगा जब वेव ट्रैवल करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। द इंड्यूस्ड वोल्टेज टेक्स एनर्जी, द इंड्यूस्ड वोल्टेज जो है आपका ग्राउंड में, जो नियर द ग्राउंड जो जनरेट हो रहा है, इट टेक्स द एनर्जी फ्रॉम द वेव इटसेल्फ, और उसकी एनर्जी को कम कर देता है, तो वो ज्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये क्या, वोल्टेज टेक्स एनर्जी अवे फ्रॉम द सरफेस, सरफेस से अगर एनर्जी लेगा, thereby weakening or attenuating the wave as it moves away from the transmitting antenna. To reduce the attenuation, the amount of induced voltage must be reduced. तो इंड्यूस वोल्टेज को हमको रिड्यूस करना पड़ेगा सो दैट ये ज्यादा डिस्टेंस तक ट्रेवल करा सके, क्योंकि अगर वो एटिनेट हो जाएगा तो ज्यादा डिस्टेंस तक ट्रेवल नहीं करेगा। ठीक है, दिस इज डन बाय द वर्टिकली पोलराइज्ड वेव। अगेन यहाँ पे भी जो वर्टिकली पोलराइज्ड वेव है उसी का ही रोल है, दैट मिनिमाइज द एक्सटेंट टू विच the electric field of the wave is in contact with the earth। मतलब अगर आप वर्टिकल एंटीना यूज कर लोगे तो वो कभी उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो नहीं होगा, वो वर्टिकली पोलराइज्ड होगा तो वो पूरा ट्रेवल करता जाएगा। ठीक है, द वेव इज देन कंप्लीटली एटिनेटेड विद इन ए शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम द ट्रांसमिटिंग साइड। ऑन द अदर एंड व्हेन द सरफेस वेव इज वर्टिकली पोलराइज्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकल टू द अर्थ एंड merely dips into and आउट ऑफ द अर्थ सरफेस। तो वो अर्थ सरफेस पे जाएगा ही नहीं, वो क्या बन जाएगा, स्पेस वेव बन जाएगा अगर आप वर्टिकल पोलराइज्ड वेव यूज करोगे। तो फॉर दिस रीजन वर्टिकल पोलराइज्ड इज वास्टली सुपीरियर टू द हॉरिजॉन्टल पोलराइज्ड फॉर द सरफेस वेव प्रोपगेशन। ठीक है, सरफेस वेव प्रोपगेशन में अगर हम लोग ग्राउंड के सरफेस के अलोंग मूव करेंगे तो वो हॉरिजॉन्टल पोलराइज्ड होने की वजह से क्या होगा, कैंसिल होगा, या उसका वोल्टेज इंड्यूस होने की वजह से उसके सिग्नल की एनर्जी को वो वीक करेगा, तो वो ज्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं करेगा, तो वीक होते जाएगा, तो एटेन्यूएट होता जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, वर्टिकली पोलराइज्ड एंटीना। मतलब कि अल्टीमेटली हमको यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वी हैव टू यूज द वर्टिकल पोलराइज्ड वेव या वर्टिकल पोलराइज्ड एंटीना इन केस ऑफ ग्राउंड वेव प्रोपगेशन। और ग्राउंड वेव प्रोपगेशन में जो हमारा दो टाइप होता है, सरफेस और स्पेस, उसमें सरफेस वेव पे हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं फॉर द वर्टिकल पोलराइज्ड वेव। ठीक है, वर्टिकल पोलराइज्ड ये हम लोग यूज कर रहे हैं, वर्टिकल पोलराइज्ड फॉर सरफेस वेव। द एटेन्यूएशन दैट अ सरफेस वेव अंडरगोज बिकॉज ऑफ द इंड्यूस्ड वोल्टेज आल्सो डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। तो जो एटेन्यूएशन हो रहा है सरफेस वेव में, दैट इज आल्सो बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द टेरेन ओवर विच द वेव ट्रेवल्स। तो वो रीजन, वो टेरियल एरिया जहां से आपका वेव प्रोपोगेट हो रहा है, उसमें जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सिग्नल को एटेन्यूएट करने के लिए। ठीक है, द बेस्ट टाइप ऑफ सरफेस इज वन दैट हैज द गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। द बेटर द कंडक्टिविटी द लेस द एटेन्यूएशन। बेटर द कंडक्टिविटी लेस द एटेन्यूएशन। नाउ द लास्ट वन इज द स्पेस वेव। अच्छा, स्पेस, ग्राउंड और दो टाइप के हम लोग के मेन थे, ग्राउंड और स्काई वेव। ग्राउंड में दो टाइप, सरफेस और स्पेस, स्काई लास्ट है आपका। और स्काई में जो हम लोग को डिफरेंट प्रॉपर्टीज मिलेंगी, जो फॉर्मूलेज मिलेंगे, उससे क्वेश्चंस आपको आते हैं। द स्पेस वेव फॉलोज द टू डिस्टिंक्ट पाथ। अब स्पेस वेव दो टाइप के पाथ फॉलो कर सकते हैं, एक होता है डायरेक्ट पाथ और एक होता है इनडायरेक्ट पाथ। अब देखो, ये ट्रांसमिटिंग एंटीना, ये रिसीविंग एंटीना, यहां से सिग्नल डायरेक्टली चला गया तो दैट इज नोन एज डायरेक्ट पाथ। और जब वेव कहीं से रिफ्लेक्ट होकर रिसीविंग एंटीना तक पहुंचेगा तो उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड पाथ। सो द स्पेस वेव फॉलोज द टू डिस्टिंक्ट पाथ फ्रॉम द ट्रांसमिटिंग एंटीना टू द रिसीविंग एंटीना, वन थ्रू द एयर डायरेक्टली एंड टू द रिसीविंग एंटीना, एंड द अदर इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड to the receiving antenna. This is illustrated in the figure. The primary path of the space wave is directly from the transmitting antenna to the receiving antenna. The primary path, है ना, जो path होगा, that will be directly from the transmitting antenna to the receiving antenna. So the receiving antenna must be located within the radio horizon of the transmitting antenna.
बिकॉज स्पेस वेव आर रिफ्रैक्टेड स्लाइटली, है ना, जो स्पेस वेव है वो रिफ्रैक्ट नहीं हो रहा ज्यादा, इवन व्हेन द प्रोपोगेटेड थ्रू द ट्रोपोस्फीयर द रेडियो हॉरिजॉन इज एक्चुअली अबाउट 1/3 फार्दर देन द लाइन ऑफ साइट ऑफ और द नेचुरल हॉरिजॉन। तो ये बहुत ज्यादा एज सच इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं लिखे हुए, है ना। स्पेस वेव की बात अगर हम करते हैं तो उसमें दो टाइप के पाथ होते हैं, एक होता है आपका डायरेक्ट पाथ और एक होता है इनडायरेक्ट पाथ। और प्राइमरी पाथ जो होता है दैट इज डायरेक्टली फ्रॉम द ट्रांसमिटिंग एंटीना टू रिसीविंग एंटीना, दैट मीन्स ए डायरेक्ट पाथ। Although space wave suffers little ground attenuation, स्पेस वेव में भी कुछ एटेन्यूएशन होता है, सरफेस वेव में तो होते ही होते हैं, साथ में स्पेस वेव में भी कुछ एटेन्यूएशन होते हैं, बट दे नेवरदलेस आर ससेप्टेबल टू द फेडिंग। फेडिंग मतलब क्या होता है, जो डिफरेंट पाथ को फॉलो करके मल्टीपल पाथ जहां पे आते हैं और वो सारे सिग्नल जब रिसीव होते हैं तो फेडिंग इफेक्ट हमको देखने मिलता है। एक आपका डायरेक्ट पाथ से आया, एक रिफ्लेक्ट होके आया, एक इनडायरेक्ट पाथ को फॉलो करके आया, तो ये सारे जो वेव्स हैं जब वो रिसीवर एंटीना पे मिलते हैं तो उस इफेक्ट को हम लोग फेडिंग इफेक्ट बोलते हैं। दिस इज बिकॉज स्पेस वेव एक्चुअली फॉलो द टू पाथ, one is direct and another is ground reflected wave to the receiving antenna side, therefore may arrive in or out of the phase, may arrive in or out of the phase। वही मैं बोला, जैसे दो वेव आ रहे थे, एक डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है, ये दोनों वेव जब रीच करेंगे रिसीवर पे तो ये दैट कैन बी इन फेज और दैट कैन बी आउट ऑफ फेज। आउट ऑफ फेज होंगे तो क्या होगा, सिग्नल वीक हो जाएगा, है ना, सब्ट्रैक्ट होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जैसे हम बोलते हैं उस टाइप का है। इन फेज होंगे तो ऐड होंगे, स्ट्रॉन्ग सिग्नल बनाएंगे, और अगर आउट ऑफ फेज होंगे वीक सिग्नल होगा, एटेन्यूएशन कहलाएगा। ये देखो, if these two component waves are received in phase the result is reinforced or stronger signal। तो एक फेज में होगा, स्ट्रॉन्गर सिग्नल जनरेट करेगा। likewise if they received out of phase they tend to cancel each other, है ना, अगर एग्जैक्टली 180 डिग्री का फेज शिफ्ट हो गया तो एक दूसरे को कैंसिल भी कर सकते हैं, which results in a weak or fading signal, that is known as fading effect I said। The last one is sky wave। तो ये आज का लास्ट टॉपिक है स्काई वेव। और स्काई वेव क्या होता है, द स्काई वेव ऑफन कॉल्ड द आइनोस्फेरिक वेव। स्काई वेव जो है वो आइनोस्फीयर पे होगा क्योंकि वो आपका डायरेक्टली कहां से जाता है, आइनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट होकर रिसीविंग एंटीना पे जाता है, इज रेडिएटेड इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड रिटर्न टू अर्थ एट सम डिस्टेंट लोकेशन बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन फ्रॉम द आइनोस्फीयर। तो वहां से रिफ्लेक्ट होके आएगा। This form of propagation is relatively unaffected by the earth surface। तो अर्थ की सरफेस तो जा ही नहीं रही है, डायरेक्ट ऊपर प्रोपोगेट हो रहा है तो अर्थ सरफेस अनअफेक्टेड रहेगा। कैन प्रोपोगेट सिग्नल्स ओवर अ ग्रेट डिस्टेंस, यूजुअली हाई फ्रीक्वेंसी बैंड इज यूज्ड फॉर द स्काई वेव प्रोपोगेशन। तो स्काई वेव प्रोपोगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ये हो गया कि हाई फ्रीक्वेंसी रीजन में यूज होता है, दूसरा ये हो गया कि इसमें अर्थ के इफेक्ट नहीं पड़ते हैं, है ना, क्योंकि अर्थ के पास का जो रीजन है वो लो फ्रीक्वेंसी पे कंडक्टर हो रहा है नहीं हो रहा है उससे मतलब नहीं है, क्योंकि ये आपका आइनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रहा है। तो अर्थ के किसी भी चीज का इस पे इफेक्ट नहीं पड़ता। किस पे, कौन से टाइप के वेव पे अर्थ का इफेक्ट नहीं पड़ता, स्काई वेव, ग्राउंड वेव, स्पेस वेव, तो आप बोलोगे स्काई वेव। ठीक है, तो ऐसा है स्काई वेव प्रोपोगेशन। द फॉलोइंग इन डेप्थ स्टडी ऑफ द आइनोस्फीयर एंड इट्स इफेक्ट ऑन स्काई वेव इज हेल्प यू टू अंडरस्टैंड। तो ये हम लोगों का नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है, द फॉलोइंग इन डेप्थ स्टडी। द इन डेप्थ स्टडी ऑफ द आइनोस्फीयर वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास and that will help you to better understand the nature of the skywave propagation। तो ये हम लोगों को नेक्स्ट क्लास में आगे के स्काई वेव प्रोपोगेशन का डिटेल पढ़ने से पहले हमको आइनोस्फीयर के डिटेल्स पढ़ने। आइनोस्फीयर में कौन कौन से लेयर्स होते हैं और उस आइनोस्फीयर में जो लेयर्स होते हैं उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप कि ये पूरा सेशन आप लोग समझ में आया होगा। तो ओवरऑल अगर मैं आपको कंक्लूड कर देता हूँ तो हम लोगों ने मेनली 3 वेव के बारे में पढ़ा। ग्राउंड वेव के 2 टाइप, सरफेस वेव और स्पेस वेव, और सेकेंड हमने पढ़ा स्काई वेव। ठीक है, ग्राउंड वेव जहां पे आपका जो सरफेस वेव है वो इसलिए सही नहीं है बिकॉज वो कंडक्टर जो ग्राउंड है ना, वो लो फ्रीक्वेंसी में गुड कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, तो उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कैंसिल कर देता है। तो इसलिए हमको वर्टिकल एंटीना लगाना पड़ता है जो वर्टिकली पोलराइज्ड वेव दे सके। दूसरा कि जब वो प्रोपोगेट करता है ग्राउंड के कर्वेचर पे या अर्थ के कर्वेचर पे तो वो वोल्टेज इंड्यूस करता है। तो जो इंड्यूस वोल्टेज है वो इस ट्रैवलिंग वेव से ही सिग्नल की एनर्जी लेता है और वो एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करता है, जिससे हमारा जो ओरिजिनल सिग्नल है
उसका स्ट्रेंथ कम हो जाता है, यानी कि उसकी वीकनेस बढ़ जाती है। वीकनेस बढ़ जाएगा इसका मतलब है कि वो ज़्यादा डिस्टेंस तक ट्रैवल नहीं कर पाएगा, मतलब एटेन्यूएट हो जाएगा। और इसीलिए फिर हम लोग यूज़ करते हैं स्काई वेव। स्काई वेव जो होता है वो डायरेक्ट होता है, आइनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट होकर जाता है, तो उसमें अर्थ के कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ते हैं। दूसरा था हमारा स्पेस वेव। स्पेस वेव में हमारे पास दो टाइप के वेव हो सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट पाथ और इनडायरेक्ट पाथ अगर ये दोनों एक साथ मिलके जाएंगे, एक फेज में जाएंगे, तो सिग्नल स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, और अगर अलग अलग फेज में जाएंगे तो सिग्नल स्ट्रेंथ घट जाएगा। ठीक है, तो ये सारे इफेक्ट्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं। सो मैग्नेटिज्म जो है वो स्टार्ट होने वाला है कल या परसों में, विशाल सर ही कंटिन्यू कर रहे हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो भी मैग्नेटिज्म वाला पार्ट जो बचा हुआ था वो विशाल सर ही आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आई विल बी स्टार्टिंग द न्यू टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स का प्लेन वेव प्रोपगेशन। सो यू कैन फॉलो मी ऑन अनअकैडमी। अनअकैडमी में आप मेरे को फॉलो करने के लिए यू कैन टाइप दिस ऑन योर यूआरएल। अगर आप यूआरएल में टाइप करोगे आप डायरेक्टली मेरे प्रोफाइल पे पहुंच जाओगे अनअकैडमी के, और वहां पे आप देख सकते हो कि मैं कुछ स्पेशल फ्री क्लासेस जो मैं इनिशिएटिव स्टार्ट किया हूँ, अलग अलग सेशंस हमारे चल रहे हैं, है ना। अभी हम लोग और भी कुछ नए नए इनिशिएटिव लाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन से इनिशिएटिव्स हैं। तो उसको अगर आप जानना चाहते हो और उसको फॉलो करना चाहते हो तो आपको इमीडिएटली इसको अपने यूआरएल में टाइप करना चाहिए। क्रोम में जाओ, इसको टाइप करो, यू विल गो टू द माई प्रोफाइल इन अनअकैडमी। और अगर अभी तक आपने अनअकैडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया तो उसको इमीडिएटली डाउनलोड कर लो, और फिर इसमें प्रोफाइल को क्लिक करना, इस लिंक को क्लिक करना, फिर आप डायरेक्टली पहुंच जाओगे अनअकैडमी मेरे प्रोफाइल पे, और वहां जाके आप मेरे को फॉलो करो ताकि आपको मेरे सारे क्लास के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। ठीक है, एंड डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप ऑफ क्रिएट्रिक्स, दैट इज t.me/creatrixgate. इसमें आपको सारे क्लास के नोटिफिकेशंस मिलेंगे। एंड दीज आर द इंडिया नंबर 1 चैनल ऑफ द अनअकैडमी। यूट्यूब के जो भी डिफरेंट चैनल्स हैं उसको आप इस नाम से सर्च करो और सब्सक्राइब करो, वो आपके प्रिपरेशन के लिए आपको हेल्प करेंगे। आपको और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है तो डिफरेंट यूट्यूब के जो चैनल्स हैं अनअकैडमी के, उसमें आपको क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। तो दैट इज व्हाई यू शुड फॉलो दिस यूट्यूब चैनल। नाउ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द क्रिएट्रिक्स चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। Thank you. See you tomorrow with the detailed analysis of or the detailed discussion of the ionosphere and skywave propagation. Thank you.